ओवर टू यू। तो भाई मैं ऐसी किसी एक रैंडम बंदे से हम बातचीत कर रहे थे, तो फिर आपको पता ही है मैं फ्रेंडली हूँ जैसे मैंने बताया, तो मैं उससे ऐसी बातें करने लग गया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या। कह रहा भाई हॉरर का तो नहीं पता, पर मेरे कज़न के साथ एक चीज़ हो गई थी। हाँ, वो यहाँ के ओल्ड वाराणसी के लोकल थे लोग, उनकी सोप्स थी कुछ, और कुछ वो जैसे वो जो इंसान था वो गाइड का काम करता था कि वोट करा के दे दी, टूर बना दिया, वहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो काम लड़का काम करता था। तो कहता कि भाई हमारे कज़न में ना मेरे चाचा के लड़के थे जो पढ़ाई कर रहा था, बहुत छोटा था, मतलब मान लो आप 16-17 साल का। तो उसने क्या किया, फेस्टिवल आते हैं ना तो वहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर चीज़। तो वो कहता है कि जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे ना उसको एक मटका दिखा लाल कपड़े से बंधा हुआ, और उस पर कुछ रेड उससे या सिंदूर से या ब्लड से, पता नहीं, वो तो ब्लड बोल रहा था कि ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। वो बंध के 4-5 दिन से उसको देखता था वो कि वो वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। पर जिस जैसे दिवाली का एंड हुआ ना तो उसने देखना स्टार्ट किया, तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद वो जाके उसको फोड़ दिया उसने, उसमें देख रहा था क्या है, तो उसमें बता रहा कि उसमें निकले संदूर, सिंगार, ये सब निकले, बिंदियाँ और मिठाइयाँ। तो वो सबको लेके जो उसके काम की थी उसको लेके चला गया और खेलने कूदने चला गया। तो भाई 7-8 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी क्या थी, उम्र बहुत थी उस ख़राब। लड़की? 17 साल। तो उसने ये काम करा, मतलब फोड़ दिया, उसमें इतना सब बहुत सारा सामान निकला था। जो मुझे याद आ रहा है वो था, जो उसने बता रहा था, जो मुझे याद आया बहुत कुछ बताया था उसने। तो उसमें निकला था सिंदूर, सिंगार का सामान, मिठाइयाँ और दूध से बनी हुई चीज़ें, और तो वो जो जो चांदी चीज़ें के सामान थी ना, चांदी का सामान हो गया, जो उसको लगा यूज़ की चीज़ें वो ले गया, और उसको ठोकर वोकर मार के फोड़ फाड़ के चला गया वहाँ से, कपड़े वपड़ा उठा के। उसको पता नहीं क्या था क्या नहीं। तो भाई 7-8 दिन में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, मतलब फीवर आने लग गया, बहुत तेज़ फीवर आने लग गया, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता उसके साथ, कभी उल्टियाँ हो जाती कभी कुछ हो जाता। तो डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे डॉक्टर जाए वो ठीक हो जाए, जैसे घर आए और रात मतलब चढ़ता उतरता बुखार ऐसे रहता है। तो उसका वो कहता है कि उसको बीमार ऐसे हो रहा था कि जैसे ही कहीं लेके जाए तो ठीक हो जाए, और फिर घर पे आते ही वैसे बीमार तपता रहे बिल्कुल 24 घंटे, और बहुत वीक वो करे। तो फिर धीरे धीरे ना उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और जब उसका स्कैन हुआ तो उसके अंदर की सारी चीज़ें ना ऑर्गन सुकड़ गए थे, बिल्कुल काले पड़ गए थे। जैसे फेफड़ा, एक फेफड़ा उसका बिल्कुल सूख रहा था, बिल्कुल वो नहीं कर, जो वो काम करता बिल्कुल वर्क करना छोड़ दिया था। एक उससे जिंदा था, मतलब जी रहा था, लेकिन ऑर्गन्स अंदर के इतने ख़राब हो चुके थे, बहुत बेकार। दवाइयाँ चलती रही, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और ये कितने टाइम तक चला इलाज वगैरह उसका फिर? वो बताता भाई 3 महीने तक तो वो ऐसे बीमार रहा डॉक्टरों के पास। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसको ऐसे ही किसी बाबा वाबा पे दिखाया, तो तब पता चला इस पे कुछ हो गया है, किसी का साया है जो इसको परेशान कर रही है, कि कुछ खा लिया इसने किसी का दिया हुआ, या फिर इसने कहीं ठोकर वोकर मार दी। तो जैसे उसने उसको बताया तब उसको पता चला कि ये उस लड़के ने तब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था, मैं तो नींबू पड़े रहते तो उस पर लात मारता था, मैंने ऐसे फोड़ के वो खा लिया था। वो अंगूठी मेरे रूम में रखी हुई है जो मुझे वहाँ से मिली थी, चांदी की, जो उस मटके में निकली थी। पूरा मतलब उसमें जो सामान निकला था था, जो उसके लिए था हाँ कि चांदी ये का था, मेरे काम आएगा, तो उससे ले हाँ गया। हाँ, और जो भी था चांदी वांदी का उसने अपने रूम में रख रखा था। तो उस जो भी उनका इलाज करे थे उन्होंने बुलाया कि वो सामान ला के दो मुझे। तो तब उसने बताया, पंडित जी ने जो बाबा थे, कि इसके ऊपर ना बहुत गलत है, किसी के ऊपर बहुत बीमारियों का क्लेश था, वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये किया था, इसने फोड़ दिया है। अब या तो इसकी जान जाएगी, या घर में कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये शांत तब होगा जब ये कुछ ले जाएगा, क्योंकि जिसने इसको रखा है उन्होंने अपनी बलात् टांग हटाने के लिए रखा था इसको, उनके घर में बहुत नुकसान हो रहे थे, उन्होंने वो हटाने के लिए इस पर रखा था। अब वो बोले कि हमें तो ठीक करवाना है, हमारा लड़का ठीक कर दो। पर भाई 7-8 दिन तक वो इलाज चला बाबा जी का। उन्होंने बोला नहीं बचे, ये मैं बचाऊंगा नहीं बचाऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं इलाज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो उसको सुबह लेके जाते, वो पूजा में बैठता, और कभी वो उल्टियाँ करते टाइम खून आता उसके मुंह से, उल्टियाँ करते टाइम, कभी सोता सोता बेहोश हो जाता, मतलब सो रहा है और बेहोश हो गया। और फिर जब हॉस्पिटल में तो चले गया था, घर वाले बोले कि चलो हॉस्पिटल लेके, फिर भाई एट द एंड जब वो 7-8 दिन कंप्लीट हो गया ना, उसको ऐसी तबीयत हो गई कि वो घर में ऐसा खड़ा खड़ा गिर पड़ा। जब डॉक्टर के लगे तो उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन में नहीं, ये नहीं बच सकता, 2 दिन में अंदर का सब कुछ खराब हो चुका है, इसका सड़ चुका है अंदर, ये बचेगा ही नहीं। और जब उसको ले जाने से पहले जैसे वो हमें बताया कि भाई वो इतना वीक हो गया था अंदर से, जो उसके दांत थे ना, दांत इतने हिल रहे थे कि आप उसको ऐसे खींच के निकाल सकते थे उसके दांत को, इतना वीक अंदर से। ऐसे बता नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है कुछ, या फिर वो पर वो कह रहे हैं कि organ सड़ गए अंदर। पैरानॉर्मल हुआ है अलग, या फिर वो ये कह रहे नहीं थे? नहीं, वो ये कह रहे थे अंदर के ऑर्गन्स खत्म हो गए थे इसके।
तो उसके जितने भी दांत थे वो ढीले होने लग गए थे, आप वो कमजोर। कह रहा है भाई हमने उसको पकड़ा ना उसका मुंह, तो उसके दांत हिल रहे थे। अगर आप ऐसे झटका मार के खींचते तो उसके दांत हाथ में आ जाते, इतना वो वीक हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो सड़ चुका है, 2-3 दिन में, मुश्किल से 2 दिन पकड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, आपकी मर्जी है। और 2 दिन हम ट्राई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर हमें और नए ऑर्गन्स चाहिए। अब उसके घर वाले कहाँ से लाए ऑर्गन्स? 1-2 ऑर्गन्स की बात हो तब भी ठीक हो, क्या एक फेफड़ा सड़ चुका है, एक ये जो अंदर के पेट के ऑर्गन है वो सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं, मतलब वो डॉक्टर की भाषा बोल रहा हूँ कि वो सड़ गए अंदर से। तो भाई अब वो इतने घबरा गए कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी। वो जो बाबा उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने बोला कि तुम उसको या तो मेरे पास लाओ, मैं कुछ इलाज करता हूँ, मुझे पता लगा क्यों हो रहा है, मैं अलग अलग पैसे बांटूंगा, मैं उनको शांत करूँगा, जो भी उन पर आया है, जो इसने गलती करी है मैं उसको सुधारूंगा, उनका प्रसाद और साथ जो भी निकलेगा मैं निकालूंगा, उसको मेरे पास ले आओ। वो वापस आए हॉस्पिटल में, देखा तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे कि आप अपने रिस्क पे लेके जाओ, जो भी उनका डॉक्टर ने रूल मना कर दिया कि हम इसको नहीं नहीं, छोड़ेंगे अभी अभी आज ICU में। आज नहीं छोड़ सकते, इसकी हालत बहुत खराब है और ये आईसीयू में है, आप देख ही सकते हो, उसको सांस तक ढंग से नहीं आ रही। डॉक्टर डराते भी तो है कि अब हमारा रिस्क नहीं है, फिर आप या तो साइन कर दो कि हमारी प्रेशर जिम्मेदारी बनाते नहीं है। हैं पूरा पूरा। अब ये तो पता नहीं वो सच में ऐसा था या नहीं, पर उसकी हालत देख के आप बता दोगे कि ये मुश्किल से 2 दिन का मेहमान है, बिल्कुल पतला हो गया और अंदर कुछ है ही नहीं जान, तो बंदा क्या करेगा? जो सोचो दांत भी ऐसे झटके से निकल जा रहे हैं उसके, उसको ऐसे उठा के ले जा रहे थे ना तब, तो उसकी मुंडी ऐसे लगी होगी तब उसके दांत हिल गए। ऐसे था ये प्रोसेस कि उसके दांत पता लगा लोगों को, अच्छा उन्होंने पकड़ा, अच्छा दांत भी हिल गए, इसके तो बजने लग गए थे। सोचो उसके दांत इतने वीक हो गए थे, अंदर से इतना वीक हो गया था। उसके बाद भाई वो आने ना दे, और पंडित जी बोले कि मेरे पास लाओ, मैं जो भी है इसके पास मैं हटाऊंगा उसको। वो उसके पास आए नहीं भाई। तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 बार जब हो गया ना इधर उधर जाना आना, तो पंडित जी बोला मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो एक किसी बाबा को लेके आया, तो वैसे ही उसको घुसने नहीं देते, एक तो पोस्ट हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों को मानते नहीं ना ज़्यादा, तो वैसे नहीं घुसने दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी एंट्री कैसे न तैसे करके एंट्री करवाई अंदर, और एंट्री करवा के उसको आईसीयू में जाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो पूजा पाठ कैसे करेंगे, वो ऑपरेशन वाली जगह पे आईसीयू में था वो, उसको लगा हुआ। तो उसने बोला कि बस मुझे इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करना है, मैं आ जाऊँगा वापस। बाबा बोल रहे रिक्वेस्ट कर दे डॉक्टर के, उसकी मम्मी पापा तो रो ही रहे थे। तो उसके बाद उसने कैसे तैसे अंदर करके गया हो, तो उसने बस बाबा ने उसके ऊपर 2-3 बार ऐसे किया, वो दोस्त बताना मेरा कि उसके ऐसे उसके नाम का रख दिया, शांत कर दिया जो भी उसके पास थी, जो उसने गलती करी थी, जिसकी बला लेके आ गया था अपने ऊपर। ये उसकी भाषा थी वहाँ की बला। अब आप पूछोगे ना बला क्या है, मुझे भी नहीं पता। भला तो मुसीबत को ही कहते हाँ, हैं। कह रहे वो जो जिस घर की छत पे रखा था, उन्होंने अपनी बला हटाने के लिए दिवाली पे पूजा रखी थी, वो बला थी उसमें, जो उनके घर पे बहुत तबीयत खराब रहती थी या उनका नुकसान होता जो भी करती होगी। हाँ, वो बला थी। इसने उसको गलती कर दी, इसने उसको छेड़ दिया, मैं उसको शांत करूँगा। उसने बाद उसको पैसे वैसा रखा, अब बोला कि ये ठीक हो जाएगा। फिर जब बाहर आ गए तो इसके घर वालों को बिठा के बाबा ने बोला कि इसको मेरे पास लाना, मैं इसको ठीक कर दूंगा बिल्कुल। और ये सब इस वजह से नहीं हो रहा कि इसने ये सब किया है, ये कुछ और भी है, अपने घर ले चलो। तो वो उनके घर आए, घर भर देखा, जो बाबा आते हैं घर भर देखा अच्छे से, तो घर में कोई कुछ दिक्कत नहीं। इसके रूम में जाते ही बोले कि हाँ कुछ दिक्कत है, और उन्होंने छानबीन करी तो इसकी उस लड़के की घर की अलमारी में एक गुड़िया मिली, छोटी सी, रेड कपड़े में बंधी हुई, और कुछ लिखा हुआ था उस पर, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था ऐसे गुड़िया पे, और उसको ऐसे लटकाया हुआ, और जहाँ जहाँ वो घुसा हुआ था ना, उस लड़के की रिपोर्ट में वही डैमेज हो रखी हैं चीज़ें। अरे तेरी, मतलब अगर उसकी सुई यहाँ लगी हुई है तो उसका ये फेफड़ा गया हुआ है। अगर गुड़िया की सुई यहाँ पे है तो वहाँ पे जो ऑर्गन है वो सड़ा हुआ है उस बंदे का। हाँ, 9 या पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, 9 बोली थी उसने या 11 बोली थी, इन दोनों में से एक बोली थी कि इतनी सुई है उस गुड़िया में घुसी हुई थी, और वो उसका पार्ट लड़के का डैमेज था। मतलब 9 के 9 ऑर्गन जहाँ पे वो लगे हुए वो मतलब जहाँ वो कह रहे हैं जहाँ पे वो सुई, जैसे उसने यहाँ घुसा रखी है छाती में, तो उसका ये वाला फेफड़ा पूरा सुकड़ गया। यार ये गुड़िया, ये अलमारी में सामान साला पहुंचता कैसे है? जैसे दीप के घर से, दीप की जो खुद की स्टोरी है, जिन लोगों को नहीं पता भाई, कुर्ता मिला जिसपे खून लगा हुआ था, नई वाइट, और वो पहुंची कैसे? भाई ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस है, पता है कि इसका वो कहाँ, ये रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं जिनको पता होता है। और भाई हमारे रूम में तो जाता ही नहीं कोई, उसमें लोग रहते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने एक बात बताई, अब उसने तो वीडियो भी दिखाई थी, पर वो हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उस बंदे की शॉप के बाहर एक ब्लैक मैजिक हुआ था। हुआ ये था, छोटी सी स्टोरी है, बीच में बताता हूँ। हुआ ये था, उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि भाई उसके शॉप के बाहर ना हल्ला मच गया कि कोई कुछ रख गया, टोटका हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ। 5 बजे वो सारे सुबह सुबह पहुँचे, तो उन्होंने ना पहले तो वो
उसके पापा ने मना करा कि इसे खुद हाथ मत लगाओ, जो भी है किसी जमादार वगैरह को दे के पैसे हटवाओ। उन्होंने वो एक कलश था, उसमें पत्ते थे, उसमें कुछ ना कुछ सामान था, ठीक है। तो अब उन्होंने टच नहीं करा तो उन्हें भी नहीं पता क्या सामान था, बट उसने मेरी आंखों देखी है, सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। मैं पूछ लूंगा अगर वो लगाने देगा, बट लगाने नहीं देगा क्योंकि उसकी शॉप भी दिख रही है। तो वो हटाने के बाद वो चेक कर रहे कि पूरा टाइम चलाया उन्होंने सीसीटीवी का कि कब आता है, कौन आके रख के गया, देखे तो सही। तूने देखी है ना वो? तो मैंने भाई देखी है। उसमें फिर एकदम वो से आ जाता है सामान। ग्लिच आता है कैमरा पे, डॉग आता है। मतलब वो सेकंड्स चल रहे हैं, टाइमर चल रहा है, एक डॉग आता है जो कुछ सूंघ रहा है, 1 सेकंड का ग्लिच आता है और ऐसे प्रकट हो जाता है भाई सामान वो। वो रखा होता है उधर भाई, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं जिसने रखा मतलब है। ये तो हमने भी 10 बार चेक करा क्योंकि हम वीडियो बनाते, कोई कट तो नहीं है, किसी ने एडिट तो कि नहीं 1 करा। सेकंड का भी गैप तो नहीं है, और नहीं था भाई एक भी गैप। और तो मतलब ये चीजें अपने आप प्रकट हो जाती है, क्या हो जाता है समझ नहीं आ रहा भाई। और एक चीज मुझे ऐसे ही और हैरान करती है, जो प्रिंस सर ने स्टोरी बताई थी कि जो शंकर भैया थे वो ब्लैक मैजिक का उपाय कर रहे और थूक रहे तो ऑल पिन गिर रहे, ये तो 2-3 किस्से हमने भी लाइव सुने। कि मुंह से पिन निकल रहे। हाँ ये तो भाई बहुत तगड़ी बड़ी चीज है यार, खतरनाक वाली। ये कैसे हो जाता है यार ये। भाई इस बीच में मैं ये पूरी करने से पहले बताऊँ, मेरी मम्मी भी पीछे ना वृंदावन गई थी, उन बाबा जी ने हमारा इलाज किया था। तो वो किसी का इलाज कर रहे थे लड़की, तो मम्मी ने ऐसी बात पूछ लिया होगा किसी से बैठे बैठे, तो वहाँ वो बता रही है कि हमारे घर में वो मिला है सोना सोना मिला है, गोल्ड मिला है, खून में रंगा हुआ, लाल कपड़े में। अच्छा। और वो उनकी नहीं है ज्वेलरी, किसी ज्वेलरी उनकी नहीं है, हाँ। खून में धसा हुआ पूरा सोना, पूरे लाल कपड़ा खून में, वो मिला है उनके किचन में जहाँ खाना बनता है, किसी चावल के डब्बे में। बताओ। तो वो भी उनका इलाज कर रखे आने में, तो मम्मी गई थी, तो ये मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया। तो कह रही कि हमारा लड़का है 8 साल का, वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा वो, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब उस पर आते भाई, हाँ मैं कहाँ था वैसे। तू बता रहा था कि गुड़िया मिली। तो भाई उसकी अलमारी में गुड़िया लगी हुई। अब बाबा का तो पता लग गया भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें देख रहे थे जहाँ पे सुइयाँ घुसी हुई है ना, उस बंदे के वही पार्ट डैमेज थे। जैसे उसके हाथ नहीं उठ रहे थे, पैर नहीं उठा पा रहा था अपने, बोल नहीं पा रहा था कुछ, तो यहाँ 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 आया। तो पूरी 9 या 11 थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से, पर थी 9 में से 11 में से इतनी सुइयाँ थी जो अलग अलग पार्ट्स में ऐसे टांग रखी, उसके कपड़ों में घुसा के। मतलब ये गुड़िया पड़ी, उसमें पिने गाड़ रखी है ऐसे, और ऐसे गुड़िया ऐसे छोटे छोटे हाथ बना रखे उसके। और वो लड़का अगर मुझे उसके फोटो मंगवाए बोलूँगा तो क्या पता फोटो भेज दे उसका, अगर उसके पास होगा तो। वैसे तो बोल रहा था कि उनके पापा के पास है फोटो जो मिला था घर में, होगा तो मैं मंगा लूँगा भाई। वो बाबा जी को मिला तो बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा रखा है, और ये अब से नहीं बहुत टाइम से हो रहा है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने वो भी छेड़ दिया और ये भी हो गया, और ये तो किसी ने करवा रखा है, किसी ने कुछ करवा रखा है इसके ऊपर। हाँ, तो उसने बोला कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, बचा लो उसको। कह रहा है मैं तो मुश्किल हूँ, मेरे को लगा था ये है, पर इसका अब सिद्धि करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, मैं अच्छे से ठीक करके बताऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा, इसको टेंशन मत लो। अब भाई ये 2 दिन का प्रोसेस था, बस 2 दिन थे उनके पास करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था इससे सांसें टूट जाएगी। और बाबा ने भी बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बचा पाऊँ, बहुत मुश्किल है बचाना। उन्होंने अपना जो भी उनके घर में उस रूम में जो पूजा वूजा करी, और तैसे तैसे वो लड़का बच गया। लेकिन उसका पूरे हाथ पर कुछ नहीं चलता भाई, कोई हाथ भी नहीं उठता ना। वो कहता है कि मेरे को मार लो हाथ पे, ना उसको कुछ महसूस होता, उसके हाथ पे काट लोगे तब कुछ महसूस नहीं होता। जिंदा है लड़का, बच गया, पैरालाइज्ड हो गया भाई। जब उसको वो ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल हो के घर आया, तब बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या क्या हुआ तेरे साथ। तब उसने बताया कि मसान की होली खेलते हैं ना, वहाँ पे कोई औरत उसको मिली जो उसको खाना खिलाती थी, जो उसको मिठाइयाँ देती थी होली के वाले दिन। मतलब वहाँ पे मसान की होली क्या होता है एक बार बता दे ऑडियंस को। भाई मसान की होली ना वाराणसी में खेली जाती है, जो मणिकर्णिका घाट है ना, जहाँ पे बहुत सारी चिताएं जलती है। तो जब वहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन में कम से कम 200-300 लोग तो आराम से वहाँ पे, मतलब ऐसा कहा जाता है कभी रुकती ही नहीं चिता। हाँ, मतलब कोई वहाँ ना पे कोई कभी dead तुम्हें body शांत नहीं आती दिखेगा, वो रहती है, जलता ही हमेशा वो जलता ही आग रहता कभी। है। वो कहते हैं कि इतने सालों से 5000 साल पुराना शहर है वो, इतने सालों से भाई वहाँ पे कभी भी एक सेकंड ऐसा नहीं गया जब आग बंद हुई हो, एक जलती एक खत्म होती दूसरी जब तक जल जाती है, तो ऐसे कहते हैं जब। तो वहाँ पे उसकी राख से खेली जाती है मसान होली, चिताएं जल जाती है, उसकी राख जो बनती है उससे मसान होली खेलते हैं। ये प्रोसेस हुआ था, अघोरी लोग खेलते थे, पर ये कहते हैं कि लोगों के लिए खेलना अच्छा होता है, तो आम लोग भी खेलने लग गए। और आम लोग के लिए खेलना अच्छा कैसे माना जाता है ये? मतलब क्या ऐसे बोलते हैं कि अच्छा होता है लोगों के लिए खेलना। अब ये इतना मुझे डीपली नहीं मालूम, जितना मुझे पता लगा और जितना उसने मुझे बताया उतना पता है। और तो उसके लिए इसलिए उल्टा पड़ गया कि वो उस औरत से चीजें ले रहा था, खा रहा था, वो उल्टा पड़ गया। तो वो औरत उसको दूध पिलाती, कभी कुछ देती,
कभी ठंडाई पिला देती, जो कभी मिठाई दे देती, कभी जलेबियाँ दे देती। तो वो ऐसे ही कह रहा मैं मेरे को देती थी। तो उससे पूछा कि तू जानता है उसको कौन है कौन नहीं? कह रहा नहीं मैं नहीं जानता, उस दिन मिली थी मुझे और फिर 7 दिन मुझे हर सैटरडे को मिलती थी, कहीं से घूमती फिरती और मुझे दे देती थी सामान। और फिर मैं लालच में उसके पास चला जाता था, वो मुझे कुछ पैसे भी देती थी, 11 रुपये 12 रुपये उस टाइम पे ना। और ये बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे उसने बताया 4-5 साल पुरानी बता रहा था वो बात मुझे। तो भाई मसान की होली वाले दिन से लेके और उस दिन को, जिस दिन वो बीमार होके घर आ गया, पूरा 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने से उसके साथ ये सब हो रहा था। तो वो लड़का जैसे बताता है ना कि मुझे बाथरूम करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खून सुसु कर रहा हूँ, मतलब बाथरूम करते टाइम मुझे खून दिखता है, मेरे को लगा कुछ बीमारी है मैं घर पे ना बताऊँ। उसने तो घर पे खून नहीं ही होता था एक्चुअली में, खून नहीं होता था, वो था यूरिन ही, बट उसको ऐसा लगता था कि खून देख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं कई बार बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत दिखती है मुझे, मेरा पीछा करती है। और मुझे ऐसा जो भी मुझे जलेबी देता है मुझे अच्छा लगता है, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रही है कि आजा मैं तेरे को जलेबी दूंगी, घाट पे आजा। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वो होती है सच में। मतलब उसके मन में आता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वो मुझे मिल जाएगी, मुझे खाने को देगी कुछ। और वो लड़का, वो मिलती है सच में उसको उस घाट पे। वो घाट का नाम भी मैं बताता हूँ, मेरे को बताया था लड़के ने, परनसी कर, 1 मिनट रुक जाए, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत सुनसान घाट रहता है वहाँ पे। तो एक कोई घाट, एक नाम है, पी से नाम था कुछ, परसा पुरसा कुछ करके घाट था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जहाँ पे मरे, जैसे कोई मर जाता है उसकी शांति की पूजा होती है, वैसे खोखे बने हुए हैं बस। मैं भी गया हूँ उस घाट पे, अभी गया था मैं, उस घाट की बता रहा था। तो उस घाट पे वो भाग के जाता है, उसको फील होता है बस कि वो मुझे मिल जाएगी, खाने को देगी, और वो चला जाता है। उसको फिर वहाँ वो मिलती है वो लड़की, भाई वो औरत लाल साड़ी में, उसको खाने को देती। तो बाबा जी ने जब उसको झाड़ा वाड़ा तब पता चला कि जो उसके पड़ोसी थे उसी ने, किसी ने कुछ करवाया हुआ था उसको, जो उसके साथ उसका दोस्त घूमता था उसकी मम्मी थी वो। उस बंदे ने करवाया। लेकिन वो कह रहा है कि बाबा जी ने हमें बताया, उसकी फैमिली को नहीं बताया, कि उनसे दूर रहो, उनके घर का कुछ मत लेना। मम्मी कर रही थी मतलब उसने ऐसे बताया कि उसकी उनके घर परिवार में नहीं था, उनके पड़ोसी थे कोई जो उनके साथ कर रहे थे, जो उसका दोस्त था। क्योंकि उसका दोस्त था जो बहुत बीमार रहता था, उससे छुटकारा पाने के लिए कर रही थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसको हो जाए जो होना है। जलन में, मतलब मेरा बच्चा इतना बीमार सुकड़ा सा रहता है। उनका बच्चा फिर ऐसा कुछ हुआ जैसे वो इतना डैमेज हो गया उसको, उसका बच्चा ठीक हुआ जो वो कर रही थी औरत, ऐसा कुछ बताया उसने? भाई ये तो नहीं बताया, पर ये बोला कि अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वो दूसरे को मार देती। भाई ये चीज तो गलत है कि वो खुद बंदा भी यार कलश पे वो खोल रहा है, पैर मार रहा है, हाँ, उससे वो तो करता ही भाई, वो तो चांदी की कहता है। चीजें निकाल रहा है, ये तो नहीं करना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है कि टोना टोट का हो रखा है, उससे दूर रहो ना। ऐसा भी कहते हैं इनफैक्ट इसके ऊपर से गाड़ियां नहीं निकालनी चाहिए, हाँ ऐसे बोलते हैं। पैर नहीं लगना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तुम्हें खुद नहीं उलाकना चाहिए इन चीजों को, ये बहुत गलत और चीज है। चौराहे से थोड़ा देख के जाना चाहिए, चौराहे पे कुछ रखा रहे तो उससे, उजटपना है ये तो भाई, जानबूझ के करो चीज़। नटखट बना कह लो, जड कह लो। या 14 15 16 17 साल के कितनी अकल होती है हमारे जैसे, हम भी तो इतने शैतान थे भाई। मैं तो था, आपका पता नहीं। तू तो बहुत करता था बेटे, तू तूने तो तो ये बताया करा ही ही है। है ये वाला काम। मैं तो भाई ऐसे करता था, मैं बताऊं आपको, मैं साइकिल थी मेरे पास, मैं साइकिल का टायर घुमा के उसको तोड़ता था चौराहे पे, स्टाइल से ना, घुमा के ब्रेक मार। फिर ये बीमार भी हुआ है उसके बाद खूब। तो भाई मत करो यार, नहीं करना चाहिए भाई। पर तो सोचो भाई उसके अब तक भी उसको 4-5 साल हो गए मुझे, जब उस मेरे को पैसा तो बता दो क्या था, 3-4 साल पहले की बातें हैं। और ये वाराणसी, ओल्ड वाराणसी में हुआ है। और अब भी उसकी फैमिली है, अब भी वो लड़का घर है, किसी को डाउट हो जाके मिल लेना भाई। किसी को भी डाउट हो। और वो बंदा अभी जिंदा है, paralyzed ही है। खाता है पीता है अच्छे से, पर वो पैरालाइज्ड है भाई, उसके हाथ पैर प्राइवेट पार्ट्स कुछ नहीं चलता, एक्टिव ही नहीं है, बैठ लेटे लेटे बोल सुसु पाता करता है, है, बोल नहीं पाता। बोल पाता है पर बहुत धीरे से, समझ नहीं आता, अल्लाह अल्लाह ऐसे करके बोलता है। एक तरीके से जिंदगी खराब हो गई उस वो बंदे सुसु की। भी लेटा लेटा करता है, किसी को नहीं पता चलता कब सुसु कर दे कब पोटी कर दे। तो उसकी सेवा करते हैं उसके माँ बाप, देखो कितना वो। और उसके हाथ पैर भाई ऐसे ही है, मतलब होता ना किसी को उंगली खींच दो, काट दो उंगली, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके हाथों से, है लगे हुए हैं सब कुछ, पूरी बॉडी है, पर यूज में बस इतना पार्ट है। खाएगा लेटे लेटे ऐसे उठ के खिलाते हैं उसको, पिलाते हैं। और मतलब अब तो ठीक है बिल्कुल, वो उसके घर में कुछ है नहीं, उस बाबा ने सही ठीक कर दिया। पर इतना सब हो गया, उनको लग रहा था कि बस इतना सब उससे हो रहा है ठोकर से, लेकिन बीमार वो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सब करने के बाद इतना बीमार हो गया कि जब डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने बोल दिया कि इसका फेफड़ा ही पूरा डैमेज है, उसका पेट में कुछ डैमेज है। मतलब वो एकदम से तो होगा नहीं, कितने टाइम से होता डैमेज होता हो गया। और डॉक्टर के पास गए आईसीयू में, तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि भाई इसको हम नहीं बचा सकते, ये बचेगा ही नहीं, कहीं भी ले जाओ हॉस्पिटल में। तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल चक्कर भी काटे होंगे, सब ने यही बोला
कि ये नहीं बच सकता, क्योंकि इसके अंदर के ऑर्गन्स ही नहीं है ठीक, और हम ऑर्गन्स डालेंगे वो भी खराब हो जाएंगे डालते ही। तो फैज़ान जब 8 या 9 साल के थे, ये बात है अराउंड 1990s की है, अराउंड 8-9 साल के थे, वो अपने बड़े भाई के साथ और भाई बहनों के साथ गए थे अपने मामा के घर। उनके मामा का था कोलू। कोलू आप जानते क्या होता है? नहीं, कोलू क्या होता है? वो होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने गुड़ वगैरह। हाँ 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 हाँ। शुगर मिल। हाँ, एक तरीके से, बट वो छोटे फॉर्म में। तो उनका कोलू था, तो कोलू पे गए हुए थे वो लोग, उधर खेलते थे, कूदने का बहुत अच्छा स्पेस था। फैज़ान की बहन ने बोला कि फैज़ान आप जाओ अपने बड़े भाई के साथ, बर्तन वगैरह ले आओ घर के पास में, घर से हम यहीं पे खाना बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो ठीक है, वो और उनके बड़े भाई निकले। अब घर जाने के 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट जो था वो था शमशान घाट के पास से जाता हुआ, कि शमशान घाट है, नदी है, फिर वो रोड है। तो वो रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने देखा नीचे 3 औरतें ना कुछ खोद रही हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि देखो कोई कुछ खोद रहा है, कोई कुछ खोद रहा है। उनके बड़े भाई ने इग्नोर किया, उन्होंने तू भी इग्नोर कर, चल चल चल। वो खड़े हो घूरने लग गए। वो 3 औरतों ने देखा उसे, लेजिट उन्होंने बताया कि वो 3 औरतें हवा में लेविटेट होने लगी। एक औरत उनको देख के ऐसे इशारा कर रही है, फिर यूँ किया हाथ में रुमाल, फिर यूँ किया हाथ में बच्चों वाला झुंझुना। और इतनी देर में जो वो है फैज़ान है, वो दांत है ना पीसना शुरू हो गए, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उन्हें वो दौरा टाइप पड़ना शुरू हो गया था, जैसा वो बोल रहे थे कि दौरा जैसा था। और ये दिन दहाड़े हो रहा है? ये दिन दहाड़े मतलब आप समझो 4-5 बजे के राउंड। ओके। अब ये हो रहा है, उनके बड़े भाई उनको थप्पड़ मार रहे हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर उनको उनके घर छोड़ा। अब जब फैज़ान को होश आता है तो फैज़ान वाज लाइक कि क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, तेरे को दिमागी बुखार चढ़ा था। वहाँ पे बात दबा दी। अब सबसे हैरानी की बात क्या, जब फैज़ान को होश आया और जो इंसिडेंट हुआ, इस महीने में 1 महीना निकल चुका था, इस पूरी बात में 1 महीना हो चुका था। मतलब वो 1 महीना बेहोश था? पिछले 1 महीने में हो क्या रहा था कि वो उठते थे, अपने माँ बाप से गाली गलौज करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, है ना। उनके घर वाले, क्योंकि दे कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, वो आए थे पढ़ते थे तो शांत हो जाते थे, बट कुछ ना कुछ घर में तबाही कर देते थे। तो टेबल पे चढ़ के कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बांध के रखना पड़ रहा था। अच्छा। उनको ये कुछ नहीं बताया कि बच्चा तैयार, बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बच्चे की साइकी पे एक अलग वो आएगा। तो उसको एक दिन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ, बट तुम उस वाले रास्ते से नहीं जाओगे अब कभी भी। तो ठीक है, वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक मौलवी मिले कि बेटा तू ठीक हो गया? कहते हैं हाँ, मुझे क्या हुआ था? कि बेटा तेरे ऊपर कुछ आया था। मौलवी ने सारी चीज़ें बता दी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे साथ ऐसा ऐसा चला था। अब वो घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपको लग रहा हो सब शांत हो गया। ये शुरुआत हुई उनके पूरी फैमिली के साथ। अब शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? यहाँ से वो जब बड़े होते गए, उन्हें हमेशा लगता था कोई ना कोई आसपास उनके है। यहाँ वो आज के टाइम पे साइंटिस्ट हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो जब इलाहाबाद गए पढ़ने, जहाँ पे उनका हॉस्टल था, सामने ही जंगल था। उनको देख रहा है रात को कोई अंधेरे में उन्हें खड़े होकर देख रहा है जंगल में से, और रोने की आवाज़ें आ रही भयानक। उन्होंने मेरे रूममेट को बुलाया, उनका रूममेट पहाड़ी, उसने दे दी गालियाँ कि भाई हमारे गालियाँ दे के करते हैं। वो चीज़ रूममेट पे हावी हो गई। अब रूममेट भाई साहब वो उछलना कूदना शुरू करे, तो उन्होंने रूममेट को दम फूंक के, आयत का दम फूंक के उसको शांत करा। दूसरे कमरे में गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ। फिर वो अपनी बहन के घर गए एक दिन रुकने। उनकी बहन के घर पे वो सो रहे हैं, रात को 1 बजे के अराउंड उनको लग रहा है कि उनके बहन के बच्चे, जो कि एक 2 साल का है और एक गोदी का है, उन्हें खड़े होकर घूर रहा है। वो कह रहे भाई मेरे साथ ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं जो भी तावीज़ पहनता हफ्ते भर में अपने आप टूट जाता। वो परेशान होते रहते, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। वो उन्होंने वहाँ से लिया कि यार मैं जा रहा हूँ अपनी आगे जॉब मिल गई ना सऊदी में, कि सऊदी में तो कुछ होगा नहीं। सऊदी में क्या है, तावीज़ वगैरह आप पहन नहीं सकते। सऊदी गए, वहाँ पे उनका केस और बिगड़ गया। वहाँ पे क्या होता था, आप तावीज़ वगैरह पहन नहीं सकते। वहाँ पे गए तो वहाँ पर 8वीं मंजिल पे खिड़कियों पे हाथ के निशान है, कोई बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है तेज़ी से। वो पूरी रात बैठ के आयतें पढ़ते रहते थे कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। उधर कोई मौलवी ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, उधर से वापस इधर आए। तो अब पता चल रहा है कि हो क्यों रहा है इतना सब कुछ इनके साथ, कि सिर्फ वो देखने के चक्कर में नहीं। इनके जो दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो नवाबगंज शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो बड़े भाई पे कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो जहाँ रहते थे वहाँ से नवाबगंज शिफ्ट हुए। नवाबगंज आके उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम वो डाल देते हैं,
जो लोहे से टूल्स बनाने की फैक्ट्री होती ना, वो डाली, अच्छा पैसा कमा रहे थे। दादा के बड़े भाई को चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। दादा ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बोला तुमने किसी औरत से छेड़खानी करी थी जहाँ तुम रहते थे, उसके पति ने किया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया बहुत सारे लोगों के साथ था गलत, तो वो समझ नहीं पा रहे किसने किया। उनके दादा को एक औरत दिखने लग गई, दादा के बड़े भाई को, सॉरी, दादा को कुछ नहीं दिखता कि दादा सीधे साधे इंसान थे। उनके बड़े भाई को ये दिक्कतें होना शुरू हुई, वो देखते रहते थे, कोई ना कोई आता है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, परेशान होते थे। एक दिन अचानक से दादा के बड़े भाई की तबीयत खराब होना शुरू हुई, डॉक्टर पे ले गए, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट डे अचानक से पेट में पानी भरा, लंग्स में पानी भरा, मर गए। और अब दादा के जो बड़े भाई का जो बेटा था, उसने फैक्ट्री संभाली, उसने फैक्ट्री आधी बेच दी कि भाई घर बैठा बैठा पैसा कमाऊंगा। पहले दादा के बड़े भाई को, फिर बेटे को दिखना शुरू हुई, बेटे को मार दिया सेम बीमारी से, अचानक से पानी भर गया, पूरी पूरी बॉडी में पानी भर गया, उसको मार दिया। उसके बाद जो उनके जो बेटे के बच्चे थे, 7 बच्चों में से 5 बच्चों को दिखती थी वो औरत। और वो औरत हमेशा जिसको पहले देखना शुरू होती थी, कहती तू इसकी बलि मुझे दे दे, अपने भाई की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, तू अपनी माँ की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, और तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूंगी। और जिसको उन्होंने फैक्ट्री बेची, वो नहीं कि अगर नौकर था, वो नौकर उस काले जादू को उसको मालूम था कि इन पे किसी ने किया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पोटलियाँ फेंकता रहता था उनके घर में। तो वो उनके इतना बढ़ा कि पूरे फैमिली में कर्ज बन गया कि सबको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। कि जो फैज़ान है उनके कज़न उसमें हो गया, तो फैज़ान पे इतना असर नहीं आया। अब उनके फैज़ान ने बताया कि उनके जो भाई हैं, 7 में से 5 भाइयों की डेथ हो गई, एक भाई और एक बहन बच्चे हैं। जो एक भाई एक बहन बच्चे हैं, दोनों पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब ये हालत है, एक बार भाई रास्ते में घर से बाहर भाग गया, नंगा, बिना कुछ पहने, चिल्ला रहा है कि वो मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, वो भाग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी फैज़ान के साथ। कहाँ से ये स्टोरी चल रही है, सोचिए आप, 1948 से चल रही है इन लोगों के साथ, और आज तक चल रही है। अब फैज़ान के साथ सीन ही हो गया, वो कोई भी कुछ पहनता है, तावीज़ पहनता है, उसी समय उसके 1 हफ्ते में टूट जाता है। बट फैजान कौन सी फैमिली से था? दादा के बड़े भाई, दादा साइड से, दादा के बड़े भाई जो खुद मरे थे वही, या उनके छोटे भाई के साइड से दादा तो के। अब इनकी फैमिली पे भी आने लगा ये? उनकी फैमिली में सिर्फ फैज़ान पे आता है कि फैज़ान थोड़ा हल्के, उनके ब्लड उनका वैसा हल्का, जैसे कहते हैं ना कि गोत्र हल्के, तो उनके ऊपर जल्दी हावी होता है। अच्छा, तो उनके ऊपर अभी से हावी होना शुरू हो चुका है। उनको दिखता है, उनकी वाइफ को भी दिखता है, उनकी बच्ची को भी दिख जाता है कई बार, कि कोई देख रहा है कोई बस, देख रहा है, और इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ पुरानी हो गई और ये आई हुई कहीं और से है। ये लोग नवाबगंज जब शिफ्ट हुए तब इनके ऊपर आई और अच्छे से। और जो बचपन में हुआ था उसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो ठीक हो चुका है? वो नहीं, उनको वो भी उनका चल ही रहा है साथ में। उनको अभी भी वो 3 औरतें दिखती रहती हैं हर जगह। उन्हें बचपन की वो 3 औरतें दिखती हैं, और जो उनके घर में जो दादा के बड़े भाई वाली थी, वो औरत अलग से वो भी दिखती है। टोटल 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 दिखते रहते हैं। वो सिर्फ तावीज़ बांध के रहते हैं अपने हमेशा, और बहुत पाक किस्म के इंसान हैं, लाइक 5 टाइम की नमाज, सब कुछ करते हैं। पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ जाते हैं, आप सोचो दुबई गए, यूएई गए, अभी वो कहीं पे भी जाते हैं और कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, सब खराब हो जाता है उनका। मतलब उनको लाइक जो वो कहते हैं, भाई मैंने कैंसर के ऊपर उनका रिसर्च पेपर बहुत हिट हुआ, बट उसके हिसाब से जो मॉनिटरी का फ़ायदा होना था, कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, कहते सब रुक गया मेरा। और इज़ लाइक उन्होंने मेरे पास आया था कि आज तक भाई आप कुछ बताओ कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, लाइक मैं कहा यार देखो मेरे को आइडिया नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि यार हिंदुज़म में हम अगर होता है तो हम क्या करते हैं। मैं कहा आपको वो चीज़ गवारा हो तो आप कर लो, है ना। मेरे को मुस्लिम्स वालों को मालूम नहीं, बट जब पता चला कि ये जनरेशन से चलती हुई आ रही है, दादा के बड़े भाई से लेके उनके कज़न बड़े भाई को, फिर उनको सबको दिखते रहते हैं, तो सब यही इन सबके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। और इनकी किस्मत ऐसी है, जो फैज़ान के बड़े भाई हैं, ये दिल्ली आए जॉब करने। दिल्ली का जिस एरिया में है, काफ़ी अच्छा एरिया है, उधर उनको 9,000 रुपये में एक बढ़िया 1 BHK मिल गया, 4th फ्लोर पे। मतलब छत पे एक कमरा बना के रख देते ना, कि सबसे सस्ता वाला जो होता है वो मिला। तो फैज़ान उस समय सऊदी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल होता था, तो उनके दोस्त का, वो भी मुस्लिम थे जो फैज़ान के दोस्त थे, उन दोनों का मेडिकल था। फैज़ान का क्लियर हो गया था, उनके दोस्त का नहीं हुआ। तो फैज़ान के बड़े भाई ने कहा तू ऐसा कर दोस्त से कि तू हमारे घर रुक जा, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं घर पे नवाबगंज।
नवाबगंज जा रहे हैं, तू रुक ले, तेरा 1-2 दिन का काम है, हम तेरे को घर भी मिल जाएगा, सब कर लियो। कहते ठीक है। अब फैज़ान के जो दोस्त उनके घर रुके ना बड़े भाई के, रात को एक औरत उनकी छाती पर चढ़ी हुई दिखी उन्हें, है ना। उन्होंने आयतें पढ़ी तो वो औरत गायब हुई, खिड़कियाँ बजना शुरू। नेक्स्ट डे जब वो पूरे दिन काम वाम करके आए, रात को लेटे, सेम फिर से वही औरत दिखी, अब इस बार उनका गला पकड़ी हुई है। ओ भाई साहब परेशान हुए। रात को उन्होंने 2019 की बात है ये, उन्होंने रात को 2-2:30 बजे फ़ोन किया फैज़ान के बड़े भाई को कि आपके घर में कुछ है। तो उनके बड़े भाई ने कहा मेरे को तो कभी कुछ फील नहीं हुआ, है ना। तो उनकी वाइफ जो थी, फैज़ान के बड़े भाई की वाइफ, मतलब फैज़ान की भाभी, वो कहती है नहीं मेरे को कई बार फील हुआ है बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उनके दोस्त ने नेक्स्ट डे सुबह होते ही चाबी जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचवा दी कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रुक सकता। अब फैज़ान के बड़े भाई और भाभी जब वापस आए, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ। उनकी एनिवर्सरी आई थी, उनकी एनिवर्सरी थी तो उस दिन वो लोग तैयार व्यार होके सोचा सेलिब्रेट करने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेलिब्रेट करने गए। सेलिब्रेट करके वापस आए, रात को वाइफ अचानक से 1:30-2 बजे के अराउंड चिल्लाना शुरू पूरी ताकत से। वो उसको उठा रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों इतनी चिल्ला रही है, क्यों, क्या हो गया। वो उनके हस्बैंड को, फैज़ान के बड़े भाई को देख के माँ बहन की गालियाँ देना शुरू, तू ये करेगा, तू लेके जाएगा, तू उसको बचाएगा, तेरी माँ, मतलब पूरी जितना आप गंदी से गंदी भाषा समझ सकते हो ना, सब दे रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर आ गए वो। वो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर आ गई। अब फैज़ान के बड़े भाई परेशान हो गए, यार कभी ऐसा हुआ नहीं। उनको मालूम था फैज़ान के साथ दिक्कत है बट उनके साथ कभी था ही, हुआ ही नहीं था कुछ ऐसा। अब वो परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि यार पहले मेडिकल दिखाता हूँ। उनको लेके गए एम्स। 1 महीना उधर ट्रीटमेंट चला। वो 60 किलो से 40 किलोज पे आ गई 1 महीने के अंदर। बॉडी पूरी ख़त्म हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आखिरी टाइम पे आ रही है, इनकी कोई बीमारी पता नहीं चल रही है, अपने आप ही और अपने आप कोई ठीक हो रही है, तो कहीं कुछ बीमारी कोई अलग सिम्टम दिख रहा है बट कोई डेफिनेटिव वो नहीं आ रहा है कि यार ऐसे होगा या वैसे होगा। तो फैज़ान ने बोला कि भैया आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपने इतना पैसा भी फूक लिया, सब कर लिया, एक बार मेरे कहने पे किसी मौलवी को दिखा लो कि मैं तो झेला हूँ। मौलवी को दिखाया, मौलवी घर गया, घर जाते ही बोलता है तुम लोगों को यही घर मिला था क्या? देखियो यहाँ पे जो पहले रह रहा था उसने यहाँ पे जिन साध रखा है, उससे जिन सदा नहीं तो उसको मार दिया था और ये घर तुम्हें इसलिए यहाँ पे सस्ते में दे रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं था, वो जिन था जो उनके अंदर आ गया था। अब सोचो पहले से उसके घर में वो 4 औरतें वो कर रही हैं, उधर से इनको जिन अलग से मिल गया, है ना, कि उन्होंने मैं अभी तो इसको बांध दूंगा जिन इनकी और इस औरत में से तो निकाल दूंगा बट इस घर में ना रुको तो तुम्हारे लिए बेटर है। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने उनके बांधा। उसके बांधने कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई, जो बोल नहीं पा रही थी बीच में, सब खाना वाना भी शुरू हो गया, सब अच्छे से हो गया। उनको लेके चले गए नवाबगंज। फैज़ान के बड़े भाई को आना पड़ा दिल्ली जस्ट बिकॉज जॉब थी यहाँ पे। एंड एक होता ना कि जब बंदा सो लर्नर टाइप हो तो दिक्कत होती है। यहाँ आए तो उन्होंने कहा यार मैं एक हफ़्ता ही रुकूंगा, 1 हफ़्ते में कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती। अभी तक 2020 आ चुका था, वो रुके, 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए तो पता लगा दोनों किडनीज फंक्शंस करना बंद कर गई अपने आप ही। कोविड के टाइम पे उनकी किडनीज में फंक्शन करना बंद कर दिया, उनकी डायलिसिस चल रही है। 2000 अब डायलिसिस के टाइम नॉर्मली डायलिसिस में होता है बंदा पेन में होता है, उसकी मतलब चेहरा उतर जाता है। फैज़ान के बड़े भाई हंसते थे, आप मानो जब उन्होंने बोला कि वो हंसते रहते थे डॉक्टर को देख के, तुम्हारी दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम कुछ भी कर लो। उनको देखते रहते थे कि और हंसता रहता था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, तुमने उसको बचा लिया ना लड़की को, तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये जिन ही बोल रहा है अंदर हाँ, से? वो जिन अंदर से बोल रहा, और बहुत ही तीखी सी भारी सी आवाज़ होती ना एक, कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, उसको तो तूने बचा लिया, है ना। अब उन्होंने वापस मौलवी को पकड़ने की कोशिश करी, मौलवी ने दोनों हाथ दोनों पैरों पे बांधा। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बताया कि आस्तिक भाई हाथों पैरों पे बांधा, अपने आप टूट रहे हैं सारी चीज़ें, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों पे गए, यूपी में अलग अलग जगहों पे लेके गए, सब किया, डायलिसिस चल रही है, बॉडी तो वीक हो ही रही है। वो पूरे टाइम हंसते रहे। 2021 में आके उनकी डेथ हो गई और वो लेके चला गया, तो कोई भी मौलवी कुछ नहीं कर पाया। अब आप सोचो वो कितना भारी जन होगा, जिसने साधने की कोशिश करी, उसको तो मार ही चुका था। उनके ऊपर तो लकीली कि उस समय ज़्यादा कर नहीं पाया उनकी वाइफ पे, बट उस पर आते ही टूट पड़ा। 1 हफ्ते के अंदर ये हालत कर दी थी। तो जब उन्होंने मेरे को बताया वो खुद रो गए थे बेचारे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूँ, जस्ट ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि कितना रियल फैक्ट्स पे चल रहे हैं अपन। कि मैंने उनसे पूछ के ये भाई रिकॉर्डिंग भेज दूँ, सो दैट हम लोगों के लिए भी आसान रहता है दिखाने के लिए।
तो जब ये सुना मैं खुद मेरे को रोना सा आ गया। मैं कहा यार क्या गलती थी बंदे की, बिना बस यही दिक्कत है बिना जाने किसी प्रॉपर्टी में रहने चले गए और उनकी आज मतलब 2021 और शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे मुश्किल से। और वो जो पुरानी एंटिटीज थी वो हट गई हैं वो उनसे? अब उनका जो वो था वो हल्का हो चुका उन पे से। वो मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ने के चक्कर में हर टाइम अपने गले में कुछ बांध कर रखते हैं, तो वो अपने आप पे से तो हल्का काफ़ी कर चुके हैं, है ना। बट जो मेन फैमिली जिस पे शुरू हुआ था सारा, जहाँ से, उनके ऊपर अभी भी बला डली हुई है। जो दादाजी के बड़े भाई की फैमिली थी उनके ऊपर अभी तक बला है पूरी। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का। वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है। तो ये लोगों की हेल्प करते थे? लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है तो ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा, ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष उससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगी 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया है, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिनको बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिनको, ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा।
साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा भाई, ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे, अच्छा। वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की भाई, बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद शैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है उससे बात कर रहा है, उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल, आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था, उससे 10-15 सेकंड बात की। फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया, भाई तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के शेफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है उस समय, आंख बस खुली है इसकी। ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। कैसे जैसे जैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे, ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा। तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिन को ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को। तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा, ठीक है। उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे भी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है। अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा लड़का सैफ है, ये उस समय 38 दिन तक इसने वो किया था, जिन को एक्टिव, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था। तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिकिर होते हैं, जैसे अजान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना। जिकिर जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके,
पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा। अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से उसका जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ ने। सैफ की बात जिन ने नहीं मानी, दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना, ठीक है। उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनकी डेथ हो गई तो उनको ज़िंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं, जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे, ठीक है। भाई फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत पिशाच प्रेत और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है, वो तुम्हें नहीं आता। और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था, उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई, 1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको ज़िंदा करे, तब भी नहीं मानता ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो जिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए, दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन जिन्नातों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे, तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी एक तरीके उसकी रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है, बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसमें अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता, भी इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करके वापस आ गए, मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट। उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुँचे वहाँ से मॉर्ग से उसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस है ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे।
और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी से ज़मीन पे रेंग रहे हैं। ये कितनी पुरानी बात होगी भाई वैसे? ये भाई 3 साल पुरानी बात है। अच्छा, अभी रिसेंट ही है। अच्छा, जब ये लोग दिखाने ले गए थे सैफ को उस मौलवी के पास कि भाई ठीक कर दो, तो उसने जब बोला था कि भाई 10-15 जिन्हों ने अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको ठीक करूँगा तो भाई सैफ को इतनी पीड़ा होगी जैसे उसके बॉडी पार्ट को, एक एक बॉडी पार्ट को काट रहे हैं, वो झेल नहीं पाएगा। अगर मैं जिन को इसके बॉडी से निकालने की कोशिश करूँगा तो भाई इतना दर्द होगा उसे, जैसे किसी ने हाथ काट दिया, किसी ने पैर काट दिया। तो भाई अब सैफ तो चला गया, उसकी फैमिली भी पूरी बर्बाद। अब उसकी मम्मी है सिर्फ वहाँ पे यार। ये थी मतलब जिन पोजीशन भाई ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर विद्या नहीं आती A to Z ऊपर से नीचे तक सब कुछ। और भाई छोटा बच्चा कर रहा है ये तो और भी गलत चीज़ है कि छोटा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है और अपने ही दादा और पापा पे छोड़ रहा है। और कोई है भाई? नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं भाई। कुछ ऐसा बताओ जो आपको किसी ट्रैवल के दौरान पता चला हो या किसी फैमिली ने बताया हो, लोकल फैमिली ने कुछ। हाँ भाई, ट्रैवल का एक मेरे पास कैब ड्राइवर ने भेजी थी मुझे कहानी। अच्छा, अभी मैं आपको ट्रैवल का ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2-3 स्टोरी और सुनाऊंगा जिसमें मतलब जो प्रॉपर वेरीफाइबल है, और वो ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी डेडली अपनी नेशनल ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है, तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। फ़िलहाल जो मैं ट्रैवल की कहानी बता रहा हूँ ये एक मुझे कैब ड्राइवर ने भेजी थी। इनका नाम है विजय पाल, ठीक है। अच्छा, ये रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। होता क्या है कि आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कैब ड्राइवर है इसके फैमिली में इसकी माँ है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं। भाई उस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने इनके कैब ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। इस टाइम पर जो वो विजय भाई हैं एयरफोर्स में मतलब कोई ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि 2015 में इनको पता चलता है कि चंडीगढ़ में ऊबर लॉन्च हुआ है, और इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब उससे ड्राइवर्स अर्न भी कर रहे हैं। तो उस समय तक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट टैक्सी ओनर के अंडर काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई चंडीगढ़ में वहीं पे जाके अपना ऊबर चलाएंगे। इन्होंने सुना था कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत राइड्स फ्रिक्वेंटली मिल जाती है। भाई ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। वहाँ पर 1 साल इन्होंने दबा के चलाया ऊबर, अच्छा पैसा कमाया। पर 1 साल के बाद फिर से मार्केट में कंपटीशन वो सब आता है, ठीक है। ऊबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया और इनको मतलब सवारी मिलनी बंद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपनी कार निकलवाऊँगा, ठीक है, और ऐसे प्राइवेट बुकिंग्स जब मतलब फ्री टाइम होगा तो ऊबर चलाऊँगा, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट बुकिंग्स में चलूँगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दिन इनको एक बुकिंग आती है इनकी कार में। उस पैसेंजर को जाना था चंडीगढ़ से धर्मशाला। दोपहर के 1 बजे ये लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के बीच में एक अम्ब रोड पड़ता है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल का। तो जब ये लोग शाम के टाइम अम्ब रोड पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, तो जो अंदर पैसेंजर बैठा था उसने बोला कि भाई रात को अवॉइड करना इधर से, मतलब वापस आने के समय ये रोड अवॉइड करना रात को अकेले। तो पूछते हैं विजय भाई कि क्या कोई दिक्कत है क्या सर, मतलब इस रोड पे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुछ बताया इस रोड की कहानी। अब जो पैसेंजर था उसने खुल के नहीं बताई भाई बात, कि डर जाएगा फिर इसको, है ना, इसको अभी धर्मशाला ही पहुँचना है, अंदर ऐसे डर बैठ जाएगा, क्या पता गाड़ी से कंट्रोल खो दे ऐसे। ये सोच के उसने बताई नहीं बात। ये लोग पहुँचते धर्मशाला। वहाँ पर जब ये अनलोड कर रहा था रात के 8 बजे, उनका सामान उतार रहा था, इसने पैसे दिए पैसेंजर ने बोला कि एक काम कर विजय, आज ना इधर ही रुक जा गाड़ी में, सुबह 4-5 बज जाएंगे तब जाना। ये बोलता है कि सर क्या कोई बात है तो खुल के बताओ यार, अगर उस रोड पे कोई दिक्कत है तो आपने बताया भी नहीं, आप ऐसे मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बात मान ले मेरी भाई, 4-5 बजे निकलना। फिर उसने पूछा कि कभी रात को गए उस रोड से? इसने मना कर दिया कि नहीं भाई, इतनी रात को तो मैं कभी नहीं गया अम्ब वाले रोड से। तो ये बोलते हैं कि रुको, पर ये नहीं मानता है कि उसके अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से दूसरी बुकिंग थी, जल्द से जल्द पहुंचना था। भाई ये धर्मशाला से निकलता है वापस चंडीगढ़ आने के लिए, ठीक है। रात के 11 बजे के आसपास ये एक ढाबे में रुकता है, वहाँ पे मतलब चाय पानी पीता है और फिर वहाँ से कार लेके निकलता है आगे। अब भाई देखना क्या होता है, 11:30 पौने 12 के आसपास ये पहुँचता है अम्ब रोड में। जो ये अम्ब शहर है, इसने पाया विजय ने कि भाई उस टाइम पर पूरा सन्नाटा, हल्की सी स्ट्रीट लाइट जल रही है सिर्फ, और उसके अलावा उसकी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है, वो अकेले ही उस रोड पे चल रहा है, हाईवे।
कुछ दूर चलने के बाद ये एंटर करता है कि स्टेट हाईवे पे, मतलब मेन जो सड़क थी, हाईवे वाला रोड था, वो ख़त्म होता है, ये स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद भाई इसको सामने अपने दिखता है कि एक आदमी खड़ा है और इसे लिफ्ट मांग रहा है। अच्छा, विजय ने ये सोचा था कि भाई मैं धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर मेरे को बीच में कोई सवारी मिल जाए तो भाई अच्छा, मेरी कुछ कमाई हो जाएगी। इस चक्कर में पहले उसने बस स्टॉप पे रोका था, एक पीछे बस स्टॉप पड़ा था, वहाँ पे रोका था थोड़ी देर गाड़ी कि भाई कोई सवारी हो तो मिले मुझे। आधे घंटे रुका था पर मिली नहीं। अब जैसे उसने देखा हम रोड पर भाई वो आदमी है लिफ्ट मांग रहा है, तो इसने सोचा कि भाई चलो कुछ कमाई कर लेते हैं। ये भाई जाके उसके पास गाड़ी रोकता है, हाँ, उससे थोड़ी दूर पे। वो चल के आया विजय के पास और पूछा उसने कि भाई चंडीगढ़ जाना है मेरे को। विजय बोलता है हाँ चलो आ जाओ। फिर उसने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर विजय पूछता है कि भाई आप एक बात बताओ, इस टाइम पे आपको किसने छोड़ दिया इधर? कोई भी, मतलब बहुत टाइम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मतलब मेन हाईवे भी नहीं है, स्टेट हाईवे पे आप कच्ची रोड पे खड़े हो, किसने छोड़ दिया? वो कुछ बोलता नहीं है भाई। विजय बोला कि अच्छा एक काम करो, आके आगे बैठ जाओ मेरे पास। भाई उसने उस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये चुपचाप पीछे वाला गेट खोलता है, अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो क्या होता है, गाड़ी चल रही है विजय की, उस कच्चे रोड पे कोई 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे ये। विजय को ऐसा फील होता है भाई कि इसकी जो गाड़ी है ना बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, पूरा सामान लोड है, और उस तरीके से जिस गियर में गाड़ी को 50-60-70 पे चलना चाहिए भाई ये 20-22 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ टाइम के बाद इसका इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ। विजय को लगा कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। ये अपना गेट खोल के बाहर निकलता है इंजन की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे गेट खोल के बाहर निकला, इसकी नज़र पीछे वाली सीट पे पड़ी और भाई साहब ये देखता है कि उस आदमी का सर गायब है और उसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो चिल्लाते हुए भाग रहा है। जब चिल्लाते हुए भाग रहा है तो इसने देखा कि भाई पीछे से वो आदमी चेज़ कर रहा है इसको। ये 700-800 मीटर तक लगातार भागते रहा। तो रोड के साइड पे एक आश्रम था, छोटा सा मंदिर है और उसके अंदर आश्रम था। ये जाके गेट पीटने लगा ज़ोर ज़ोर से। गाड़ी वहीं रोड पे खड़ी है। अब जब गेट पीटने लगा तब उधर से पंडित जी निकल के आते हैं और इसको मतलब अंदर बुलाया अपने। अंदर बुलाने के बाद इसने पूछा कि पंडित जी क्या है वो, तो पंडित जी ने बोला कि अभी उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है। ये एक इंसिडेंट आपने सुना उस रोड का। अब एग्जैक्टली क्या था ये मैं बताऊंगा, पर उसके 1 साल के बाद विजय के साथ जो ये घटना घटी, इसके 1 साल के बाद एक और वहाँ पे कांड हुआ, ठीक है, वो भी जानना। एक फैमिली थी, वो उसी रोड पे वापस चंडीगढ़ आ रही थी, ठीक है। उस फैमिली का नाम भी ले लेता हूँ। विजय ने बोला कि ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है जगतार, उसकी बीवी है अंजू, उसके 3 बच्चे, ठीक है। बीवी पीछे बैठी हुई है, एक बच्चा आगे बैठा है, जगतार ड्राइव कर रहा है, बाकी 2 बच्चे पीछे। ये भाई आ रहे थे उसी रोड पे, सेम वो जो स्टेट हाईवे था, वहाँ पर इनको आदमी ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब दिक्कत ये हुई कि इसकी बीवी ने बोला कि भाई इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, रहने दो, ठीक है। ये घटना हो रही है विजय के घटना के 1 साल के बाद, ठीक है। तो आप रहने दो, गाड़ी मत रोको। पर वो जो आदमी था ना, वो भाई चलते चलते रोड पे आ गया बीच में। अब जगतार ऐसे गाड़ी से उड़ा नहीं सकता था ना उसे, तो भाई इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और एक गुस्से में निकला बाहर एकदम, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू कैसे कैसे आ गया बीच में। जब ये पहुंचता है उसके पास तो उसने बोला कि भाई मुझे चंडीगढ़ तक जाना है, छोड़ दो। जगतार तो पहले बहुत चिल्लाया, भाई क्या ये क्या तरीका है, कोई तरीका थोड़ी है भाई, तुम बीच सड़क में आ जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ये ना उसको डांटते हुए अपने गाड़ी की तरफ आ रहा है, ठीक है, डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है वापस ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए। भाई इसकी वाइफ पीछे से देखती है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, देखती है कि भाई वो ना उस जगह से उछला जोर से बहुत ऊपर तक और आके अपने कार के जो गेट थे ड्राइवर सीट के, वहाँ पे गिरता है ज़मीन पे। हस्बैंड जगतार। और जो वो आदमी था सामने जो अभी लिफ्ट मांगा था, वो कोई नहीं है वहाँ पे। जगतार यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है और इसकी वाइफ चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से एक पिकअप वाला क्रॉस कर रहा था। उस पिकअप वाला को जो पिकअप वाला ड्राइवर था, उसने सुना मतलब वाइफ की चीख सुनी, तो गया उनके पास पूछने के लिए क्या हो गया। थोड़ा ही सा वाइफ ने बोला था कि वहाँ लिफ्ट के लिए गया, तो समझ गया कि भाई ये वही सीन है, कि उनको पता था। अब जो ये पिकअप वाला ड्राइवर है, ये विजय का दोस्त। अच्छा, तो उसने ये कहानी विजय को बताई है। ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आते वहाँ पे, जगतार को उठा के हॉस्पिटल ले जाते, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड। Oh shit.
उस रोड पे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने जब ये वीडियो डाली थी भाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई है वो चीज़ जगह, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो हुआ क्या था, पंडित जी अगले दिन सुबह जगतार को लेके आए, सॉरी विजय को लेके आए गाड़ी पे उसकी, और गाड़ी स्टार्ट किया, नॉर्मल हो गई गाड़ी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि भाई 2013 में यहाँ पर एक आदमी था, उसने लिफ्ट मांग रहा था, उसे चंडीगढ़ जाना था, ठीक है। लिफ्ट मांगते हुए एक जो ट्रक आ रही थी उधर से, हिमाचल के साइड से चंडीगढ़ की तरफ, तो इसने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगा कि मेरे को लेके चलो। वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारा, तो इसने देखा आदमी ने कि भाई ब्रेक नहीं मारा, तो ना ये धीरे धीरे करके साइड से होते हुए रोड पे आ गया, बीच रोड पे। ट्रक वाला भाई क्यों रोकेगा गाड़ी अपनी, उसे लगा कि भाई लूटपाट के लिए अभी कुछ भी लग सकता है ना उसे, भाई उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ाई तब उसका जो सर था उसके धड़ से अलग होके भाई दूर चला गया था। अब उसी की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है। ओके। तो आज तक कर रही है? नहीं, आज तक कर रही है। अच्छा ये है ना भाई कि जो ये भूत प्रेत ये सब होते हैं, सबको भाई दिख नहीं सकते, ना ही सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये तो एक ने मुझे स्टोरी भेजी थी, तब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कोई भी इंसान होता है दो कुल का होता है, या तो देवकुल या फिर राक्षस कुल। तो जो देवकुल के लोग होते हैं उनको नहीं दिखते स्पिरिट, जो राक्षस कुल के होते हैं उनको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम तो गए थे उस रोड से, ठीक है, हम उस रोड से गए थे, हमें नहीं मिला। अरे चिड़ियाघर के जानवर थोड़ी यार तुम एंटरटेन करने के लिए बैठा रहेगा। बड़ा ओपन है, मतलब अभी भी रोड, ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज करी हो ऐसा कुछ। भाई रोड तो ओपन है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने भी देखा, हमने फील किया, तो फिर लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। सही बात कह रहे हैं भाई। आप एक ऑफ कैमरा नेशनल ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या है एग्जैक्टली आप बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में, करेक्ट। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है, और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं, ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली, उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो उपमन्यु भाई हैं, ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनके वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहनगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम।
ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है तो एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत, मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ी रहने लगी, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।